अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटअप। जब मैं इस वीक के सारे ड्रामास के अपने नोट्स देख रही थी और सोच रही थी कि कौन से सीन्स मुझे सबसे अच्छे लगे, तो मुझे एक बात याद आई जो बहुत से एक्टर्स ने मुझे कही है। दे से दैट जो मुश्किल सीन्स होते हैं ना, यानी जो बज़ाहिर मुश्किल लगते हैं, जिसमें इंसान रो रहा होता है, लड़ रहा होता है, गुस्सा कर रहा होता है या मेंटली डिरेंज्ड होता है, तो एक्टर्स मुझे बताते हैं बहुत से, एंड सम ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैव टोल्ड मी दिस, कि ये सीन करना और ऐसे किरदार करना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये आप एक्सट्रीम रिएक्शंस दे रहे होते हैं। तो यू नो हाउ टू, दे नो एग्जैक्टली कि थोड़ा एक्सट्रीम अगर परफॉर्मेंस भी होगी तो इट विल फिट वेल। एंड जो नेचुरल एक्टिंग है, जो दो लोग बस बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी दो इंसान बात कर रहे हैं, अपनी एवरीडे लाइफ में मूव अबाउट कर रहे हैं, वो नॉर्मल सीन्स को नेचुरल तरीके से एक्ट करना और उन्हें इंटरेस्टिंग बनाना, असल फ़नकारी उसमें है। और जब मैं इस वीक के ड्रामों के बारे में सोच रही हूँ और कुछ बहुत अच्छे-अच्छे सीन्स को याद कर रही हूँ, तो वाक़ई ये सच बात है कि कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नहीं होता सिवाय एक्टिंग के, सिवाय नेचुरल बिहेवियर के, एक नेचुरल कन्वर्सेशन के। मैं ऐसे ही एक ड्रामे से स्टार्ट करूँगी व्हिच इज़ ब्यूटीफुल विद द वे इट डिपिक्ट्स नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर एंड इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीक्स राउंड अप ऑफ ड्रामास। मैं अपने इंट्रोडक्शन में मंजोगी की बात कर रही थी। मंजोगी में वैसे तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी उसमें नुआंसेस हैं, बहुत सी बातें हैं जो नई हैं, एक नई तरह की कहानी भी लगती है। लेकिन पिछले एपिसोड में क्या स्टैंड आउट कर रहा था? जस्ट कन्वर्सेशंस, जस्ट इंटरैक्शंस। बेसिकली पिछले एपिसोड में जो हमें नज़र आया वो आलिया और इब्राहिम की रिलेशनशिप बढ़ती हुई नज़र आई एंड वो एक दूसरे पे ट्रस्ट तो करते ही थे, नाउ दे हैव रियलाइज्ड दैट दे डिपेंड ऑन ईच अदर। और ये तो पता ही था कि इब्राहिम भोला-भाला, सीधा-साधा, सहमा हुआ, डरा हुआ आलिया पे डिपेंडेंट था, लेकिन आलिया ने भी रियलाइज़ किया कि वो इब्राहिम पे डिपेंडेंट है और कैसे उनकी क्लोज़नेस बढ़ रही है, इंटिमेसी बढ़ रही है। वी सी ऑल दिस थ्रू आउट द एपिसोड। तो जैसे कि एक ड्रामेटिक सीन था, शायद एक ही ड्रामेटिक सीन था पिछले एपिसोड में, जिसमें इब्राहिम खो जाता है सुपरमार्केट में और आलिया रोती है और उस वक़्त वो रियलाइज़ करती है कि वो इब्राहिम को समझती थी कि वो आलिया पे बहुत डिपेंडेंट है और वो चाहती थी कि वो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आलिया भी अब इब्राहिम के लिए इब्राहिम को अपने लिए बहुत ज़रूरी समझती है। एंड देन शी क्राइज़ एंड शी काइंड ऑफ हग्स हिम एंड ही काइंड ऑफ हग्स हर बैक एंड दैट्स व्हेयर यू सी दैट ओके, इवन दो ये दो लोग हैं, बिल्कुल अलग-अलग रह रहे हैं अभी तक रिलेशनशिप प्लेटोनिक थी, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता दे हैव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर ईच अदर। कोई ऐसी बात तो नहीं होती कहीं पे एग्जैक्टली प्यार मोहब्बत की लव का वर्ड नहीं यूज़ होता, बट यू सी इट ऑल इन द वे दे बिहेव और जो बातें करते हैं। फॉर इंस्टेंस इब्राहिम कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं होती, आपकी परवाह होती है और आप मुझसे नाराज़ हो गई तो मैं क्या करूँगा। तो दीज आर ऑल वेज ऑफ एडमिटिंग योर लव, ऑफ कोर्स, राइट। और इसी तरह आलिया भी उसके साथ गाना गा रही है एंड वो दोनों मिलके फिर गाना गा रहे हैं। दीज आर ऑल साइंस ऑफ हाउ दे आर ग्रोइंग एज अ कपल, दे आर ग्रोइंग क्लोज टुगेदर, दे आर हैप्पी टुगेदर। ऑल्सो ये बात क्लियर है, इब्राहिम को आलिया ने ये बात क्लियर कर दी कि वो शबीर के पास वापस नहीं जाएगी। वो कहती है कि अगर तुम मर भी गए तो वो शबीर को मेरे हाथ का खाना नसीब ना होगा। वेरी क्यूट द फैक्ट कि इब्राहिम इज़ अ मैन हुज़ वे इज़ क्वाइट अ बिट थ्रू हिज हार्ट। आलू पालक बहुत पसंद है उसे, कह रहा है मैं सुबह दोपहर शाम रात खा सकता हूँ। दैट वाज वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। अच्छा, दूसरी तरफ शबीर का ट्रैक है। अब ये इतने सीन्स नहीं थे शब्बीर के, लेकिन जो बात उसमें की, उन सीन्स में की गई, वो बड़ी ज़रूरी थी और ये बार-बार मुझे मंजोगी में नज़र आ रही है। तो अब उसे एक फ़िक्र है कि उसकी पॉलिटिकल इमेज ख़राब हो जाएगी क्योंकि उसकी बीवी ने इस तरह उसे, या उसकी डिवोर्स्ड वाइफ़ ने इस तरह से उसे छोड़ दिया। तो वो ये बात छुपाना चाहता है और उसे बहुत गुस्सा है। वो इब्राहिम से बदला लेना चाहता है, वो आलिया से भी बदला लेना चाहता है। कहता है मैं उसे पाँव की जूती बना के अपने पास घर में रखूँगा। और इब्राहिम को भी ढूँढ रहा है, उस पे चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगवाया है मौलवी से। तो अब वो पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाला कहता है कि जी मैं बिज़ी था, पेट्रोल पंप पे एक चोरी हुआ, और पेट्रोल पंप पे डाका हुआ और मर्डर्स हुए, दिस एंड दैट। तो ही सेड, शबीर ने पुलिस वाले को कहा कि आप मस्जिद को पेट्रोल पंप से बराबरी दे रहे हैं। मस्जिद सबसे ऊपर है, मस्जिद का काम सबसे पहले। दिस इज़ द रिलीजियस कार्ड। ये बातें हैं मज़हब को आगे लाना ताकि अपने काम हो जाए, ये कितना आम है और ये शब्बीर ने कितने कॉन्फिडेंस के साथ किया। इसी तरह सब लोग करते हैं, बहुत लोग, हमारे सब लोग तो नहीं, इसी तरह बहुत लोग करते हैं। ये एक रियलिटी है, कड़वा सच है। तो
اب وہ مسجد کو اس طرح بتا رہا ہے کہ جی وہ ایک ریلیجس ریزن کی وجہ سے پولیس والے کو آیا، اس کے پاس آیا، اس سے شرم دلا رہا ہے کہ مسجد پیٹرول پمپ کے برابر تو نہیں ہے، مسجد کا کام پہلے کریں، حالانکہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور سارا موٹیو یہ ہے کہ وہ ابراہیم کو پکڑوانا چاہتا ہے، ابراہیم کو سزا دینا چاہتا ہے۔ کتنی بار اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا انسانوں سے تعلق ہے کہ کس طرح مذہب کو کبھی کبھی استعمال کیا جاتا ہے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، کتنے انسان یہ غلط کام کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں۔ اور منجوگی کے بارے میں نے پہلے بھی یہ کہا، اینڈ لیٹ می ریپیٹ اٹ، واٹ اے ڈریم ٹیم بیہائنڈ دس ڈراما۔ سلطانہ صدیقی میکنگ ہر ریٹرن ایز اے پروڈیوسر، اتنا ایکسپیرینس بیک فرام دا پی ٹی وی ڈیز، تو ان کی ایکسپرٹ آئے ہوگی ظاہر ہے پوری اسٹوری ٹیلنگ میں۔ اس کے بعد اسٹوری ٹیلر کون ہے آپ کے؟ کاشف نثار، ایبسولوٹ کریٹو جینیس، سو گڈ ایٹ ٹیلنگ اے اسٹوری، اتنی نیچرل طریقے سے کہانی سناتے ہیں، اتنی ریئلسٹک، کہیں کہانی ڈریگ نہیں ہوتی، کہیں بورنگ نہیں ہوتی، ہیومن ایموشنز اتنی خوبصورتی سے کیپچر ہوتے ہیں۔ واٹ اے اسٹوری ٹیلر۔ اور پھر اسکرپٹ رائٹر ظفر معراج، ان کی اسکرپٹ میں کہیں کوئی بہت پوئٹری نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے مشکل جملے جو آپ کہیں کہ واہ کیا جملہ لکھ دیا۔ ایک ایک جملہ اتنا اچھا کنیکٹڈ ہے، اینڈ اتنا بیلنس ہے، باتوں میں اتنا توازن ہے، اٹس سو بیوٹیفلی ڈن۔ اینڈ دین یو ہیو دا کاسٹ ہو از ڈوئنگ سچ جسٹس ٹو دا اسکرپٹ۔ سبینہ فاروق، سچ اے نیچرل، نہ میک اپ پہنی ہوئی ہے، بالکل آرڈنری کلوتھس پہنی ہوئی ہے، کمپلیٹلی شی جسٹ بیکمز عالیہ اینڈ شی از سو گڈ، اتنی اچھی طرح ود ہر آئیز، ود ہر باڈی موومنٹس، شی از جسٹ دس گرل ہو از ٹرائنگ ٹو نیویگیٹ ہر لائف اینڈ ہو از لائکنگ دس بوائے جس سے اس کی ایک دم سے ایسے شادی ہو گئی۔ اتنی ریئل پرفارمنس ہے، کہیں بھی لگتا نہیں کہ وہ ایکٹ کر رہی ہے۔ اور پھر بلال عباس خان ہے، بلال عباس خان اپنی آئی موومنٹ سے، فیشیل جیسچر سے، باڈی موومنٹ سے ایک ڈرا ہوا سہما ہوا ابراہیم بن جاتے ہیں، اینڈ اتنی اچھی پرفارمنس ہے، اتنا مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ اینڈ جو کبھی کبھی ابراہیم کھل کے ہنستا ہے یا کوئی بات کرتا ہے، آپ ان مومنٹس کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ یہ لڑکا پہلے بالکل چپ چاپ تھا، ڈرا ہوا تھا، اب آہستہ آہستہ وہ اس لڑکی کو ٹرسٹ کرنے لگا ہے، اینڈ ہی از اوپننگ اپ اینڈ یو سینگ دیز نیو سائڈس ٹو ہم۔ بلال ہیز پرفارمڈ سو ویل، بالکل ایک ان لائکلی ہیرو ہے، ایک ڈرپوک ہیرو ہے جو ہیروئن کے آرڈرز لیتا ہے، لیکن اتنا اچھا ہیرو ہے کہ وی آر آل روٹنگ فار ہم۔ گوہر رشید، ویری ویری گڈ ایز شبیر، جب غصہ آتا ہے شبیر کو تو اٹس لائک گوہرز ہول باڈی از شیکنگ، یو کین فیل ہز ریج، یو کین سینس اٹ، ایکسلنٹ۔ اینڈ دین اسما عباس از شبیرز مدر، کتنے وہ بولڈلی جھوٹ بولتی ہیں اپنے بیٹے کے فائدے کے لیے، وہ جھوٹ بھی بول رہی ہیں، مذہب کو بھی استعمال کر رہی ہیں، کتنی اچھی نیچرل ایکٹنگ آئی کیپ سیئنگ دیٹ اٹس از اے نیچرل ڈراما، اٹس ویری ٹرو ٹو ریالٹی، دیر از نو اوور ایگزیجریشن، اوور ایکٹنگ، اٹس جسٹ سو بیوٹیفلی نٹ ٹوگیدر۔ بنائی بڑی اچھی اس ڈرامے کی، 5 out of 5، I would give it 6 out of 5 if I could, but 5 out of 5 to Manju۔ Let's talk about زد پتوں کا بن۔ زد پتوں کا بن میں جو مین چیز ہوئی اس پچھلے ایپیسوڈ میں وہ یہ تھی کہ نوفل ہیز ریئلائز دیٹ ہی از ان لو ود مینو، ٹھیک ہے، اور یہ میں نے پریڈکٹ بھی کیا تھا کہ اب اس نے مینو کو روتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اسے مینو کی ناراضگی نظر آ گئی ہے، اب وہ ریئلائز کرے گا کہ صرف مینو از ناٹ ان لو ود ہم، ہی از آلسو ان لو ود ہر۔ اور اینڈ میں بالکل ڈرامے کے وہ بہت روتے روتے اپنے باپ کو یہ بتاتا ہے کہ یس 100% آئی ایم ان لو ود ہر، لیکن وہ ڈرا ہوا بھی ہے کہ وہ بدنام نہ ہو جائے لڑکی، کوئی اسکینڈل نہ ہو جائے اور مینو کے ڈاکٹر بننے کی ڈریمز نہ خراب ہو جائیں۔ بیوٹیفل پرفارمنس بائی حمزہ سہیل دیر، جس طرح وہ روتا ہے، یہ ہارٹ گوز آؤٹ ٹو ہم اینڈ یو ریئلی فیل دس بوائے از ان لو ود دس گرل۔ اب مینو کا بھائی بہت بیمار ہو جاتا ہے اور اسے نوفل بلانا پڑتا ہے، اینڈ وہ تو اسے اوائڈ کر رہی تھی ایور سنس شی ہیڈ فاؤنڈ آؤٹ کہ اس نے چاچی سرتاج سے کہا ہے کہ مجھے لڑکی نہیں پسند، وہ میرے پیچھے ہے، میں تھوڑی ہوں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ، تو وہ تو اسے ناراض تھی، لیکن اسے مجبوراً نوفل کو بلانا پڑتا ہے کیونکہ بھائی بہت بیمار ہے، تو اس طرح ان دونوں کے انٹریکشن ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی بیمار ہے اور وہ جا رہے ہیں مینو کے گھر، پھر بھی نوفل اس سے پوچھا تمہارے مارکس کتنے آئے، وہ چاہتا ہے کہ پھر سے ان کی دوستی قائم ہو جائے اور بار بار پوچھتا ہے، بعد میں بھی پوچھتا ہے چائے پیتے ہوئے اس کے گھر میں کہ تمہارے مارکس کتنے آئے، لیکن مینو اس سے بات نہیں کرتی، وہ ناراض ہے۔ ایک سین بہت اچھا ہے جہاں چاچا افضل کو نوفل کہتا ہے کہ میں مینو کو انکریج نہیں کرنا چاہتا، تو چاچا افضل کہتا ہے کہ مجھے انکریج کا مطلب تو نہیں پتہ لیکن مجھے کریج کا مطلب پتہ ہے، اور کیا آپ بہادر ہیں، کیا آپ میں کریج ہے، تو دیز آر آل ریئلی انٹرسٹنگ اسٹرانگ سینس ان زد پتوں کا بن۔ اور کہانی اس رومانس کے علاوہ کہاں گئی؟ ہمیں پتہ ہے کہ نسرین کا ٹریک ہے جو ایک دم سے اٹھے گا،
इस बार तो कोई इतनी इसकी बात नहीं हुई, सिवाय ये कि मलिक साहब ने आके चाचा अफ़ज़ल को थोड़ा धमकाया, डराया। और हमें ये पता है कि मीनू को कॉलेज में लड़कियाँ टीज़ कर रही हैं। बार-बार हमें नज़र आ रहा है कि कॉलेज में दुश्मनी हो गई है उसकी बाकी लड़कियों से, और वो उसे नौफ़िल के ही हवाले से टीज़ कर रही हैं। अच्छे-अच्छे डायलॉग्स हैं। नौफ़िल का बाप उससे कहता है कि औरत का दिल कोई इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह नहीं होता कि कभी ऑन कर दो, कभी ऑफ़ कर दो। आई फाउंड दैट वेरी डीप। ऑल्सो रोशन जब मुक़द्दस से कहता है कि तुम्हारा फियांसे जो है वो अब दुबई में नहीं है और तुम सबूत नहीं है उसके पास लेकिन कोई, तो मुक़द्दस कहती है सबूत लाओ। कहता है तुम कुरान पे हाथ रखवा के पढ़वा लो, तो वो कहती कि नहीं, ये मज़हब नहीं है कुरान पे हाथ रखवाना, तुम सबूत लाओ, सबूत से मेरे माँ बाप मानेंगे। ये मैसेज है, क्योंकि बड़ा आसान होता है बात बात पे कुरान पे हाथ रखवा लेना, बात को सच और झूठ ज़ाहिर करना। इस तरह मज़हब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। सबूत होने चाहिए, बात होनी चाहिए। ये क्या बात है कि सच और झूठ का फ़ैसला ही कुरान पे हाथ रख के किया जाए। तो दैट्स देयर। एंड सज्जल अली, अब this episode, हालांकि हमजा सुहेल also performed extremely well. Sajal Ali has this strong eye game going and it's magical. अब जैसे मीनू जब लड़ती है कॉलेज में लड़कियों के साथ, तो कैसे उसकी आंखों में गुस्सा है, कैसे वो उनसे आंख मिला के उस लड़की को कहती है कि तुमने फिर से बोला तो मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूँगी, बड़ी ज़ोरदार धमकी देती है। एंड देन फिर वो रोती है, एंड कितना क्या डिस्ट्रेस है, कितना दुख है उसकी आंखों में। नौफिल से जब वो बात करती है तो वो दुखी तो है, लेकिन उसे गुस्सा भी है, थोड़ी आँखों में पानी भी है, थोड़ी रौनकी भी हो रही है। फिर अपने बाप से बात करती है, उसका बाप उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम इतनी चुप-चुप हो? तो दुःख है आँखों में, लेकिन साथ-साथ वो शोर है, उसने अपने बाप को नहीं बताना। तो the way Sajal performs all these scenes and the way she emotes them with her eyes, ये तो सजल अली का टैलेंट है। दिस हैज़ बीन हर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, द वे हर फेस जस्ट ट्रांसफॉर्म्स एंड यू गेट कैरिड अवे विद व्हाटएवर इमोशन हर कैरेक्टर इज़ फीलिंग। एंड ये ज़र पत्तों का बन में शाइन कर रहा है। एक चीज़ है, लेकिन ड्रामे को थोड़ा जल्दी मूव करना चाहिए। येस ग्रेट, वी नो दैट दीज गाइज आर इन लव, लेकिन बाकी ट्रैक्स भी हैं। हमें पता है कि इवेंचुअली नसरीन का ट्रैक आगे आएगा और कॉलेज की लड़कियों से लड़ाई होगी, इनका रोमांस पकड़ा जाएगा, स्कैंडल होगा। कहते मूवी और रोशन और मुक़द्दस की भी तो कहानी साथ साथ चलेगी। रोशन और मुक़द्दस की कहानी थोड़ी फ़न है, बिकॉज रोशन इज़ रियली फ़नी। यू नो, बात बात पे आपको हंसी आती है, कोई ऐसी बात कर लेता है जो थोड़ा लाइट कर देता है स्टोरी को, तो यू नो वो भी है, वो ट्रैक भी है। और मुक़द्दस का फियांसे जुआ जुआ खेल रहा है, तो कहानी वहाँ भी आगे जाएगी। लेकिन अब कहानी को थोड़े तेज़ चलना चाहिए। एक और सीन जो बहुत यादगार है ज़रपतों का बन में, वो ये है जब वो मीनू का बाप उससे कहता है कि जिस घर में माएँ और बेटियाँ दुखी होती हैं, उस घर पे एक ना एक दिन बर्बादी आती है। Lots to think about. But still, I think this story needs to move faster. It's a beautiful story, very well told, very well scripted, very well performed. लेकिन कहानी को तेज़ कर दें before it gets draggy. So 4 out of 5 to Zarpattu Kaban. On to Ishq Hua, and this is a story that moves fast enough. And what I enjoyed the most were the interactions between Bahar और तबरेज़। बहुत से सीन थे हारून कदवानी और सुहेल समीर के एक साथ, और दोनों के फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी मूवमेंट्स इतनी फ़र्क थी कि आपको मज़ा आता था वो कंट्रास्ट देखने में। तो बहार तो बहुत खुश था थ्रू आउट, उसकी शादी हो रही थी, ईविल लाफ, ईविल ग्लेयर, थ्रेटनिंग अबाउट, फुल धमकियाँ देना कि जी अगर शादी नहीं होगी तो मैं लाश से शादी कर दूँगा लड़की की। लेकिन बाहर खुश है, और तबरेज़ ना खुश है, ना वो हंस रहा है, ना वो कुछ ज़्यादा बोल रहा है। और पता चल रहा है सबको इर्द गिर्द, तमाम लोगों को उसके इर्द गिर्द पता है कि वो नाखुश है, बट दे चूज़ टू इग्नोर इट, क्योंकि ज़ाहिर है सब बाहर की साइड पे है। यानी एक पॉइंट पे बाहर कहता है कि तुम ये गाना गाओगे और मेरे भाई की शादी है, कुछ ऐसा गाना होता है, तो सारे गुंडे इर्द गिर्द तालियां बजाने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। तबरेज़ की साइड पे कोई है ही नहीं बेचारा, एक्सेप्ट फॉर जुल्फ़ी। काफ़ी है तबरेज़ के लिए, जुल्फ़ी भी काफ़ी है, क्योंकि एंड में वो दुल्हन को भगा ही ले जाता है। एनीवे, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है इसमें बहुत मज़ा आता है। एंड एक जगह पे जब वो बारात लेकर आ रहा होता है बाहर के साथ, नहीं तबरेज़ और बाहर बारात लेके आ रहे होते हैं, तो बाहर तबरेज़ के कंधों को पकड़ता है और उसे ऊपर नीचे करता है ताकि वो डांस करे। तो लॉट्स ऑफ फ़नी बिट्स। और एक पॉइंट पे मिन्सा कहती है बाहर को, बाहर भाई, तो वो खांसने लगता है। तो इवन दैट वाज़ फ़नी। एंड आपको लगता है कि बाहर क्या अच्छा हो गया है, मिन्सा को उसके माँ बाप के पुराने घर लेके गए, माँ के पुराने घर लेके गया है, और
माँ बाप के पुराने घर की पिक्चर्स दिखा रहा है, शादी की तस्वीरें दिखा रहा है, लेकिन ये बस थोड़ी देर की अच्छाई होती है। जब मिनसा को पता चलता है, रुखसार बताती है मिनसा को, तबरेज़ रुखसार से कहता है कि मिनसा को बताओ कि तुम्हारी शादी बाहर से हो रही है। तो जब मिनसा कहती है कि मैं नहीं ये शादी करूँगी, तो वो बाहर कहता है कि मैं रुखसार को मार दूँगा और तबरेज़ जाके इसे कन्विंस करो। तो तबरेज़ उसे मना लेता है, बाहर कहता है कैसे मानी? तो तबरेज़ कहता है इस तरह कि मैंने उससे कहा कि आप सबको मार देंगे। तो वो कहता है वेरी गुड, ये तो डर गई और मान गई, तुम पहले ही उसे मना देते। यानी उसे कोई फ़िक्र नहीं है कि लड़की डर के शादी कर रही है, उसकी दहशत में शादी कर रही है। उसे बस उसने सोचा है वो विलन है, उसे बस अपनी बात मनवानी है और उसे मिनसा से शादी करनी है। लेकिन ज़ाहिर है हम सोचते रहते हैं कि तबरेज़ क्या करेगा? ऐसा हीरो तो नहीं है कि वो ये शादी होने देगा। तो वही होता है कि जब बाहर सेहरा पहन लेता है और थोड़ी उसकी विज़न ब्लॉक हो जाती है, तो तबरेज़ साइड से निकल जाता है और मिनसा के पास आ जाता है। कोमल मीर लुक्स ब्यूटीफुल एज़ अ दुल्हन, शी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल इन इश्क हुआ। तो एनीवे व्हाट दे कम ही कम्स टू हर बिल्कुल हीरोज़ की तरह, शेरवानी पहना हुआ, एक बैग अपने कंधे पे किया हुआ, लटकाया हुआ, और कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा करोगी। और उस वक़्त आप चाहते हैं कि बस ये रोमांटिक डायलॉग ना हो, ज़ाहिर होंगे क्योंकि ये एक रोमांटिक ड्रामा है, यंग रोमांस पर है, बट आप चाहते हो उस वक़्त ये बातें ना करें, बस भाग जाएँ, क्योंकि गुंडों को पता चल गया है कि तबरेज़ वहाँ नहीं है और वो मोस्ट प्रोबेबली दुल्हन को भगा रहा है। लेकिन वो बात भी करेंगे और वो भागेंगे भी और वो भाग भी जाएँगे, कि हमें पता है, प्रोमो भी हमने देख लिया, सो वी नो कि आगे जाके बाहर ढूँढ रहा है तबरेज़ और मिनसा को, और शायद रुखसार तबरेज़ और मिनसा की फ़िलहाल मदद कर रही है। तो फ़िलहाल रुखसार जो है वो हालाँकि जेलस है मिनसा से, वो चाहती है कि तबरेज़ की उसी से शादी हो, लेकिन वो फ़िलहाल उनकी मदद कर रही है। शायद आगे जाके वो भी विलन बन जाए, वी डोंट नो। So that's that. One thing that's very notable about Ishq Hua is the quality of the drama. Um, the camera work, the visuals are very, very engaging. Colors, the resolution, the way every character looks larger than life. It's because some really, really high-end cameras and high-end production values have been invested into this. आपको नज़र आता है कि ये कोई ऐसी टेक्निक है, शायद सिनेमैटिक टेक्निक है, जिससे ड्रामा फिल्म हुआ है। इट रियली मेक्स इट अ मोर एन्जॉयबल एक्सपीरियंस। सो इश्क हुआ बड़े अच्छे पार्ट पे था, एक्शन पैक था। अब नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार है, क्योंकि सारे तबरेज़ और मिनसा भाग गए हैं, आगे क्या होगा। सो रियली गुड एपिसोड, 4 आउट ऑफ 5। जेंटलमैन की बात करते हैं। दिस वाज़ द एपिसोड फॉलोइंग दिलबर्स डेथ, और जिस एपिसोड में सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा था, वो मुन्ना की सैडनेस थी, मुन्ना का डिसबिलीफ था, और हुमायूं सईद की एक्टिंग थी। हुमायूं सईद इज़ एक्टिंग सो वेल। इतनी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी, जो मुन्ना का डिसबिलीफ होता है, जो दुख है, और जो बिल्कुल वो फीलिंगलेस हो गया है। शॉक में इतना है कि वो उसे यकीन नहीं आ रहा कि दिलबर अब नहीं है, और एक इमेजिनरी दिलबर से बातें कर रहा है, उसके बगैर नाश्ता नहीं कर रहा, और यकीन नहीं कर रहा कि वो चला गया। जो टोन है, एक बिल्कुल डेड किस्म की टोन है, और बस उसे ये पता है कि उसे दिल भर के कातिलों को मारना है, ये उसके दिमाग में है। और ज़रनाब से भी इतनी कोई बात नहीं कर रहा, मुन्ना बिल्कुल चेंज हो गया है। राइट नाउ ही इज़ जस्ट ऑब्सेस्ड विद गेटिंग रिवेंज फॉर दिलबर, एंड ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ शॉक। तो ज़रनाब से बल्कि वो कहता है कि सॉरी ज़रनाब, मैं भूल गया था, आज तो संडे है, आज हमारी शादी थी, चलो किसी और संडे कर लेंगे। तो मुन्ना जो ज़रनाब से इतना प्यार करता है या था, वो अब सिर्फ इस चीज़ से ऑब्सेस्ड है कि वो किस तरह अपने दोस्त का की डेथ का, मर्डर का बदला ले। अब मिफ़्रा कहती भी है एक पॉइंट पे, अपने अंकल से कहती है कि मेरी एक साइकियाट्रिस्ट दोस्त है जिसने कहा है कि उसे तब तक यकीन नहीं आएगा कि दिलबर की डेथ हुई है जब तक वो उसके कातिलों को मार नहीं देगा। तो यहाँ पर हम आते हैं फ़ारिस और रहमती की तरफ। रहमती डर रहा है, चलना शुरू करने वाला है, और जैसे ही वो चलेगा तो मुन्ना ने उससे कहा है कि मैं तुम्हें मार दूँगा, मैं अपनी ज़िंदगी का पहला मर्डर करूँगा, रहमती को मर्डर करके। और फ़ारिस जो है वो भी डरा हुआ है। फ़ारिस कहाँ, कराची में ही रहना चाहता था। वो मिफ़्रा के पास आता है कि अपने अंकल से कहो मेरा ट्रांसफ़र करा दें। तो मिफ़्रा कहती है नहीं, मैं तुम्हें मुन्ना के ज़ोन से बाहर नहीं निकालूँगी, तुम मार दो उसे, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तो यू नो दोनों बहुत डरे हुए, फ़ारिस और रहमती डरे हुए हैं। अदनान सिद्दीकी ने ऑफ़ कोर्स, रहमती में कॉमिकल एलिमेंट्स हैं, वो अदनान सिद्दीकी बहुत अच्छे परफ़ॉर्म करते हैं। जो उसका डरना है वो बिल्कुल जैसे एक कॉमिक विलन नहीं होता जो डरपोक होता है, वैसे तो बहुत बातें करता है बड़ी-बड़ी, लेकिन अंदर से डरपोक होता है, वो है उसका रहमती का रिएक्शन। और वो मुन्ना को बता देता है कि मौज़म ने दिलबर को मरवाया था। तो और मुन्ना
जा के बाय द एंड ऑफ द एपिसोड मौज़म को मार देता है। तो एक्चुअली मुन्ना का फर्स्ट मर्डर, जो एक गुंडा था जिसने कभी कोई मर्डर नहीं किया था, इतना अच्छा था, वो फाइनली अपना फर्स्ट मर्डर कर देता है, वो मौज़म को मार देता है। एंड मिनिस्टर्स भी परेशान हैं। मिनिस्टर्स परेशान हैं कि मुन्ना की सोच बदल गई क्योंकि उसका राइट हैंड दिलबर की डेथ हो गई, और जब ये सोच बदलेगी तो क्या वो मिनिस्टर्स के भी ख़िलाफ़ हो जाएगा? लेकिन वो है तो, ये वो सोच तो रहे हैं, लेकिन वो ऐसे भी परेशान नहीं हैं। चेस खेलते हुए ये सारी बात होती है और वो कहते हैं कि ठीक है, फिर हम चाल बदल देंगे, यानी किसी और को ले आएँगे। जैसे चेस में डिफरेंट पॉन्स को प्लेयर्स मूव करते हैं, इन मिनिस्टर्स के लिए भी ये सारे कैरेक्टर्स पॉन्स की तरह हैं जिन्हें मूव अबाउट करते हैं ताकि उनकी जीत हो, और जिस प्लेयर की ज़रूरत नहीं होती वो उसे मात हो जाती है। तो इट इज़ लाइक अ गेम ऑफ चेस दैट दे आर प्लेइंग, रनिंग डिफरेंट पीसेस ऑफ द गेम अगेंस्ट ईच अदर। एंड देन मिफ्रा। अच्छा, तो मिफ्रा जो है दिलबर की डेथ पे, यानी वो मुन्ना से 2 एपिसोड पहले मिली थी या पिछले एपिसोड मिली थी, थोड़ी खुश भी हुई, शायद इम्प्रेस हुई थी मुन्ना की बातों से। तो दिलबर की डेथ से जी वो इतनी अपसेट हुई कि पहले वो हॉस्पिटल आई मुन्ना के पास, उसके बाद वो जब जनाज़ा उठ रहा था तब भी वहाँ थी और रो भी रही थी। उसके बाद अब वो बहुत चाहती है कि फ़ारिस को सबक मिले, उसने मरवाया है दिलबर को, तो और वो श्योर है कि फ़ारिस ने दिलबर को मरवाया है, तो मुन्ना उसे छोड़ेगा नहीं, और शायद इस बात से खुश है कि मुन्ना उसे छोड़ेगा नहीं। ये क्या बात है? ये क्या, ये मतलब क्या है? हाउ डज़ दिस फिट इन? ये लड़की जो मुन्ना को नहीं जानती थी, वो भी अब इस गुंडे की तरफ इतनी अट्रैक्ट हो रही है। I mean, it doesn't make sense, you know, this high class girl from a bureaucratic home, फिर एक जर्नलिस्ट है ज़रनाब, और फिर एक गुंडा है मुन्ना, एंड ये सब आपस में कनेक्टेड हैं इस तरह के जैसे रो रही हैं। क्यों रो रही है ये? आई डोंट गेट इट। शी डिडंट नो दिस गाय लॉन्ग इनफ फॉर हर टू बी क्राइंग ओवर दिलबर डाइंग। तो ये है कि कहानी में होल्स हैं। अब एक्टर्स तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, कुछ डायलॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, वो तो खलील साहब की स्ट्रेंथ है। एंड एक्टर्स को जो भी डायलॉग्स मिल रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग इट सो वेल कि अगर ये एक्टर्स ना होते तो जेंटलमैन कहाँ होता। ब्रिलियंट सेट ऑफ एक्टर्स, बट द स्टोरी हैज़ होल्स फॉर श्योर। आगे क्या होगा? खैर, आगे बड़ा एक्शन पैक्ड एपिसोड्स आ रहे हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। रहमती को सबक सिखाया जाएगा। फ़ारिस के साथ क्या होगा? फ़ारिस, दैट टू फेस्ड फ़ारिस, असल तो पपेटियर वो है, असल तो प्लानिंग उसने की थी दिलबर के मरवाने की, तो उससे किस तरह मुन्ना बदला लेगा, ये सब होगा। और फिर क्या, एक सवाल जो बार बार अब दिमाग में आ रहा है क्योंकि जेंटलमैन इख्तिताम के करीब है, वो ये है कि क्या जेंटलमैन की हैप्पी एंडिंग होगी कि ट्रैजिक एंडिंग होगी? क्योंकि अब मुन्ना ने मर्डर कर लिया, तो वो भी अब क्या गुंडों में शुमार हो गया? अब क्या वो जेंटलमैन नहीं रहा जो जनाब उसे समझती थी? एक फ़िक्र भी है कि जब मुन्ना रहमती को मारेगा, मुन्ना फ़ारिस को मारेगा, तो वो किस तरह के सीन्स होंगे? विल दे बी एक्शन पैक्ड, या क्या उन सीन्स में पहले और बाद में बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स होंगे? आई होप नॉट. You know, I hope the scenes just pack in the punches. I'm looking forward to some action-packed episodes of Gentlemen, hopefully. So, 3 out of 5 this week. Let's talk about नूर जहाँ. अब नूर जहाँ एंड के करीब है और इतना कुछ हुआ। ये थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट एपिसोड्स थे जो हमने देखे, या शायद फोर्थ लास्ट और थर्ड लास्ट एपिसोड्स थे जो हमने देखे, और इतने इंटरेस्टिंग थे, इतना कुछ हुआ इनमें। जो एक सीन जो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल था, वो ये था जब हुनैन और मुराद की आपस में लड़ाई होती है और नूर जहाँ परेशान होकर देख रही है, उसके बेटे लड़ रहे हैं और नूर बानो अक्रॉस है नूर जहाँ से, और आपको वो स्माइल करती हुई नज़र आती है। वो स्माइल कर रही है तो उसकी स्माइल सिर्फ नूर जहाँ को नज़र आ रही है, बाकी सबका की तवज्जो उस तरफ नहीं है। द लुक इन नूर बानोज़ आइज़, जो एक खुशी है, एक जीत का एहसास है, we're all cheering for her। और फिर उसी सीन के आगे ये होता है कि नूर जहाँ मुराद से कहती है कि तुम नूर बानो को तलाक दे दो, और वो इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि भाई ये तो मेरा बेटा है, मेरी हर बात मानते, मेरा हीरो है, ये तो तलाक देगा। और वो कहता है नहीं, मैं नहीं दूंगा। वो घर छोड़ के चला जाता है। अगेन नूर बानो की जीत होती है, वी लव इट। फिर नूर बानो नूर जहाँ की कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ नूर बानो रिवील कर देते कि मुझे पता था आप सब ने मेरे बाप के साथ क्या किया था और अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। अगेन पावरफुल पावरफुल सीन। और नूर जहाँ को एहसास हो रहा है अब शायद कि वो हार रही है। बड़ी कॉन्फिडेंट औरत है। क्या नूर जहाँ को वाकई एहसास हो रहा है? आई थिंक सो। शी इज़ इन लॉट ऑफ पेन। बेटे लड़ रहे हैं आपस में। एक बेटा जो सबसे चहीता छोटा बेटा था वो घर छोड़ के चला गया। अब आप आगे जाते हैं और भी बड़े मेमोरेबल सीन्स हैं। एक तो सुम्बुल, ऑफ कोर्स सुम्बुल इज़ नाउ गेटिंग मैरिड फॉर द सेकंड टाइम टू कुमैल। लेकिन जब कुमैल सुम्बुल को प्रपोज़ करता है तो पहले हिचकिचाती है।
وہ کہتی ہے کہ کیا میں پھر سے ریلیشنشپ میں جا سکتی ہوں، آپ کی فیملی کیا خوش ہوگی، آپ ایک ڈیورس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں. تو یہ سب میسیجز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں، کانورسیشنز ہیں ساری جو نور جہاں میں ہوتی ہیں. اینڈ دین آف کورس دیٹ فائنل پارٹ جب سنبل اپنا شادی کا کارڈ لا کے نور جہاں کو دیتی ہے اور وہاں سفیر بھی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اینڈ وہ کہتی ہے کہ جو آپ اپنے بیٹوں کو بڑا آپ اپنے بیٹوں پہ فخر کرتی تھی، مجھے مرد ہی نہیں لگتے. اور پھر یہ بھی کہتی ہے کہ سنا ہے مراد آپ کو چھوڑ کے چلا گیا، بالکل افسوس نہیں ہوا. پوائنٹ امیزنگ، اتنا مزہ آتا ہے، یو آر لائک کلیپنگ اینڈ چیئرنگ اینڈ لافنگ وائل یو واچنگ آل دیٹ. آلسو آئی تھنک اے لاٹ آف اس نوٹڈ مہا's فیس while سنبل was saying all this. مہا بڑی خوش تھی. مہا یہی تو چاہتی تھی نا کہ سنبل بریکس اوے فرام دس ہاؤس ہولڈ اور اپنی زندگی پھر سے شروع کرے، اور یہی ہوا جب سفیر نے سنبل کو چھوڑا. تو آپ کو مہا کی خوشی بھی نظر آتی ہے. اینڈ شی از اے گڈ پرسن ڈیپ ڈاؤن. اینڈ یہ سب عورتیں یونائٹیڈ ہیں. ویمن آر اسٹینڈنگ اپ فار ویمن اینڈ سپورٹنگ ویمن ان نور جہاں. اچھا، اور پھر ایک گیم چینجنگ سین، دیٹ میموری دیٹ نور بانو ہیز. سو مراد کہتا ہے نور بانو کو کہ میں تو تمہارے لیے جان بھی دے دوں گا. تو پھر اسے یاد آتا ہے، اور اسے نور بانو کو یاد آتا ہے کہ حنید نے اسے گولی نہیں ماری، اس نے اپنے آپ کو گولی مروائی حنید کو پھنسوانے کے لیے. یہ سب اس کی ایک پلاننگ تھی، اسکیمنگ تھی. اینڈ آئی وانڈر اف شیل ٹیل مراد. آئی تھنک شی ول. فائنل ایپیسوڈ میں بتائے گی، کیونکہ نور بانو ہماری الٹیمیٹلی شی از آر گڈ ہیروئن، بٹ دس واز ہر پلان. اور پھر حنید جیل چلا جاتا ہے، اور پھر سفینہ کے کہنے پہ اور حنید کی بیٹی کی خاطر، انسیہ کی خاطر، وہ حنید کو جیل سے بیل آؤٹ کرتی ہے نور بانو، اور کہتی ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کی خاطر کیا. وہاں بھی وہ بتاتی ہے کہ میرے باپ کا بدلہ ہے. تو اب وہ سب کو بتاتی جا رہی ہے سوائے مراد کے کہ مجھے پتہ ہے آپ لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ اس کا بدلہ ہے. سو آئی ونڈر ناؤ. اب ہم اس پوائنٹ پہ ہیں نور جہاں میں کہ ہم سوچ رہے ہیں آگے کیا ہوگا. تو کیا نور بانو مراد کو معاف کر دے گی؟ کیا مراد و نور بانو خوشی خوشی ساتھ رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا یہ ہوگا. حالانکہ آئی ڈو فیل دیٹ دے ہیو اے بانڈ. آئی تھنک دیٹ شی ڈز کیئر فار ہیم، آف کورس ہی کیئرس فار ہر. آئی فیل دیٹ دے ہیو اے بانڈ، بٹ پھر بھی اس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، تو شاید وہ اسے معاف نہیں کرے گی. شاید وہ ایک جو رومانٹک ہیپی اینڈنگ ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. اور نور جہاں کا کیا ہوگا؟ کیا اس کے بیٹے واپس اس کے پاس چلے جائیں گے جب وہ ریئلائز کرے گی کہ اس نے غلطی کی تھی؟ اینڈ کیا ہوگا؟ اب اس وقت یہی سوچنے میں آ رہا ہے. ایک تو آپ کو مزہ آیا بہت اچھے اچھے سین سے، بٹ یہ سوچنے میں آ رہا ہے کہ اینڈ میں کیا ہوگا. وی ڈونٹ نو یٹ، اینڈ بٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ ہاؤ دس ڈراما اینڈس. اینڈ بریلینٹ پرفارمنسز، سچ گڈ اسٹوری ٹیلنگ. بہت ہی دس ہیز بن اے ویری انجوائبل رائڈ ود نور جہاں. 5 out of 5. جفا کی بات کرتے ہیں. اب جفا جو ہے وہ آپ کو بہت سارے سوالات کے ساتھ چھوڑتا ہے، اسپیشلی نمیر اور اندلیب کے بارے میں یہ کہہ رہی ہوں. اب کوئی بات تو ہے کہ نمیر اندلیب کو اتنا اوائڈ کر رہا ہے. اندلیب نے کرسٹل کلیئر کر دیا ہے کہ شی از ریڈی فار اے مور انٹیمیٹ ریلیشن شپ ود ہیم. شی وانٹس ٹو لیو لائک ہسبینڈ اینڈ وائف. کہتی ہے کہ آپ کو کیا میں اچھی نہیں لگتی، تھوڑی آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں، کوشش بھی کرتی ہے، کپڑے بھی اس سے چوز کراتی ہے. اور کتنی ہنٹس دے گی ایک لڑکی. صوفے پہ سو جاتی ہے جب وہ صوفے پہ سو رہا ہوتا ہے، وہ سو جاتا ہے صوفے پہ اس کے باوجود. تو آپ کو، اور نمیر اس سے پھر کہتا ہے کہ تم نے اور میں نے پیکٹ کیا تھا، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم دونوں دوستوں کی طرح رہیں گے اور ایسے ہی ایک شادی کے ارینجمنٹ میں آ جائیں گے. تو وہ اسے ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہماری تو پلیٹونک ریلیشن شپ تھی، ہم نے تو دوستوں کے ساتھ رہنا تھا. اور اینڈ میں جا کے جب وہ کہتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، جب میری اس گھر میں ضرورت نہیں ہے تو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو وہ کہتا ہے تم میری امی کو دکھ دو گی. یعنی اس کو وہ یہ کہیں کہہ ہی نہیں رہا کہ تمہارے جانے سے مجھے دکھ ہوگا. اب کیا ہوگا مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اندلیب چلی جائے گی کیا؟ اور ہم نے پرومو میں دیکھا نمیر کی امی اندر آ گئی کمرے میں، انہوں نے دیکھ لیا کہ دے آر سلیپنگ آن سوفاز. پھر کیا ہوگا؟ جفا جو ہے نا وہ ایک کنونشنل اسٹوری نہیں ہے، اس میں کنونشنل اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہے. اس میں یہ جو ایشو ہے میرے خیال سے بہت جلدی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ نمیر کیوں اوائڈ کر رہا ہے اس کو، اندلیب کو، اور آگے کیا ہوتا ہے اس سے پھر کہانی ڈیل کرے گی. اب میں سوچ رہی ہوں کیا کوئی پاسٹ ریلیشن شپ تھی جس کی وجہ سے وہ اتنا ہرٹ ہے کہ وہ بالکل اس لڑکی کو ایز اے رومانٹک پارٹنر نہیں دیکھ سکتا؟ کیا کوئی میڈیکل ایشو ہے؟ آئی ڈونٹ نو. کوئی بات تو ہے، رائٹ؟ تو آئی تھنک اگلے 1-2 ایپیسوڈ میں ہمیں پتہ چل جائے گا. اور کب تک کھینچے گا یہ کہ اندلیب نمیر کو کہے جا رہی ہے کہ لیٹس بی ٹوگیدر، اور وہ اس سے جان چھڑا رہا ہے، دیر سے آ رہا ہے، بالکل اس سے ڈسکنیکٹڈ ہے. تو دیر we will find out soon and then they will deal with it. What is it? That's going to be an interesting episode. اور
साथ साथ अब हसन और ज़ारा की कहानी है। फाइनली ज़ारा ने नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो पे हसन को कहा है कि यू नीड अ साइकाइट्रिस्ट। ये तो हम कब से कह रहे थे। ज़ारा जो एक डॉक्टर है, जो एक एजुकेटेड कॉन्फिडेंट लड़की है, उसे अब जाके ख़्याल आ रहा है कि वो इस आदमी के रेज इश्यूज़ खुद नहीं सॉर्ट कर सकती और चलो डॉक्टर को बुलाते हैं। अच्छा तो वापस आ गई ज़ारा हसन के घर। रोज़ पेटल्स की ट्रेल से उसका वो हुआ, वेलकम किया गया उसे घर में। लेकिन फिर हसन की दादी ने ज़ारा को वार्न किया कि तुम उससे ऐसे छेड़ा ना करो, उसके गुस्से के बारे में मजाक ना किया करो। और ज़ारा ने हसन को कह दिया। और फिर रात को ज़ारा ने एक सीन देखा चुपचाप छुप के, जहाँ हसन अपनी दादी से कह रहा था मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, और वो अपने दांत ग्रिट कर रहा, तो उसकी शक्ल गुस्से से बिल्कुल स्टिफ हुई हुई थी। वेरी गुड परफॉर्मेंस। मोहिब मिर्ज़ा इज़ सच ए ग्रेट परफॉर्मर। तो ये है कि वहाँ पे ज़ारा अब डर गई है और अब वो कहेगी कि तुम्हें साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। अगले एपिसोड में ये आएगा ये मरहला। तो एक और चीज़ ये बार-बार दादी जो है ना हसन की, उनकी थोड़ी ऐसी दिखाते हैं शक्ल कि जैसे वो कुछ प्लान कर रही हैं, एक कनिंग सी स्माइल दे रही हैं। क्या बात है, दादी का क्या सीन है? इज़ शी द विलेन इन दिस स्टोरी? क्या उनकी एक ऐसी बात खुलेगी जो हमें शॉक करके रख देगी? I don't know. And also, very good performance. So, last episode, the previous episode, the one that I'm talking about, Mohib Mirza performed really well. The anger issues were so evident, and Mahavra Hussain डर रही, एंड सहर खान, इतनी अच्छी अंदलीब की एक्टिंग है, कहीं रो रही है, कोशिश कर रही है, एंड एक स्वीट लड़की है, एंड थोड़ी इमोशनल है, हैप्पी गो लकी है, लेकिन परेशान भी है कि क्या हो रहा है। तो रियली गुड एक्टिंग। एंड ऑफ कोर्स उस्मान मुख्तार इज़ नुमैर। लेट्स सी व्हाट हिज इश्यूज आर। आई विश वी हैड 2 एपिसोड्स ऑफ जफ़ा इंस्टेड ऑफ जस्ट 1, ताकि कहानी थोड़ी ज़्यादा आगे बढ़ती हर हफ्ते। बट अब यही है, हम टीवी एक ही एपिसोड दिखाते हैं हफ्ते का। तो नेवरदलेस 4 आउट ऑफ 5 टू जफ़ा। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट कभी मैं कभी तुम। अब कभी मैं कभी तुम का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग 2 एपिसोड्स थे। मज़ेदार होता है बहुत कभी मैं कभी तुम, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कैरेक्टर्स बड़े कलरफुल हैं। जैसे जो पिछले 2 एपिसोड थे, इनमें जो मुझे सबसे ज़्यादा याद है वो रुबाब है। सो नईमा बट इज़ सच फन टू वॉच एज़ रुबाब। इतनी अच्छी वो, स्पेशली जब वो सोच रही होती है, कहती है नाउ यू विल सी व्हाट विल हैपन हनी, द हनी दैट शी सेज, इट इज़ इट्स ग्रेट फन। एंड फिर वो प्लान क्या करती है, वो भी इतना अच्छा होता है, फुल ऑन विलन है, प्राउड बिगड़ी हुई लड़की। उसे ये नहीं पता कि जिस मियाँ पे वो इतना रिलाय कर रही है, अदील, वो उस पर चीट कर रहा है। एनीवे तो अदील और रुबाब बहुत नाराज़ है एक्चुअली। शर्जीना में ने लड़ाई में इतने कड़वे सच बोल दिए, ये बोल दिया कि तुमने पैसों से मियाँ ख़रीदा था। तो अदील तो अपना मूड ठीक करता है नताशा के पास जाके, नताशा से पूछता है तुम्हें मेरे बारे में क्या बातें पसंद हैं। नताशा तारीफ़ करती है, तुम इतने हैंडसम हो, तुम इतना अच्छा हर चीज़ में इतने अच्छे हो। एंड जी अदील बिलीव्स ऑल दैट। इमाद इरफानी, ग्रेट वर्क, इतनी प्राउड स्माइल, एक completely full of himself, this obnoxious character who's good looking and very accomplished, but who's very very full of himself. तो बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर है अदील का, एंड इमाद इज़ परफॉर्मिंग इट वेरी वेल। एंड लाइनें सच चीज़ी लाइन। सो नताशा नदीला फ्लर्टिंग राइट, वो कहती है मैं काश मैं तुम्हें यहीं अपने पास रोक सकती। ये इनकी दोस्ती है, सपोजिटली फ्रेंड्स। और वो कहता है मैं टूटा हुआ आया था, तुमने मुझे वापस ज़िंदा करके भेज रही हो। तो दे आर फुल ऑन फ्लर्टिंग, एंड it's you hate them for it, but these are very interesting scenes. अच्छा दूसरी तरफ रुबाब कैसे डील करती है अपने गुस्से से, चीज़ें फेंकती है, शी इज़ एन एंग्री फिट, फिर वो कहती है मैं मुस्तफ़ा से बदला लूँगी। अच्छा तो कहानी के एंड तक वो ये बदला ले चुकी होती है, फुल बॉलीवुड स्टाइल। वो एक पैसों का लिफाफा होता है जो मुस्तफ़ा की माँ के पास रखाया जाता है, एंड जब वक्त आता है लेने का पैसों को, तो वो नहीं होते सेफ़ में, क्योंकि रुबाब ने चुपचाप जाके सेफ़ से पैसे निकाल के मुस्तफ़ा के मैट्रेस के नीचे रख लिए होते हैं। और मुस्तफ़ा को थप्पड़ पड़ता है और एंड में मुस्तफ़ा शर्जीना घर छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो होता है। अब इसमें और भी बड़े नुआंसेस हैं। आपको बार बार नज़र आता है कितनी लालची है मुस्तफ़ा की माँ। गाड़ी मिल रही है उन्हें तो कितनी खुश हैं, और
कहती हैं उनके मियाँ कहते हैं कि क्यों इतना महँगा तोहफ़ा ले रही हो रुबाब से? तो वो कहती है बच्चों की खुशी है इसलिए ले रही हूँ, वैसे तो रुबाब और रदील ही यूज़ करेंगे। ये जो बाप का कैरेक्टर है, जो जावेद शेख प्ले कर रहे हैं, ये इतना वीक कैरेक्टर है। ये सब कुछ देख रहा है घर में क्या हो रहा है, देख रहा है कि रुबाब कैसी है, शर्जीना कैसी है, फिर भी या तो वो बीमार है इसलिए मे बी ही इज़ गिवन अप, ही कांट डील विद दिस कनिंग वाइफ ऑफ हिज़, बट वो डिफेंड ही नहीं कर पा रहे, वो देख नहीं रहे क्या हो रहा है। हाँ, ये दिखाते हैं कि बाप बहुत कोशिश करें कि दोनों बेटे आपस में मिल-जुल के फिर से बैठने लगें। अदील और मुस्तफ़ा की दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। मुस्तफ़ा कहता है ठीक है मैं तो राज़ी हूँ, बट अदील इज़ नॉट विलिंग। अदील रियली हेट्स हिज़ ब्रदर। दिस इज़ अ वेरी, आई मीन बच्चों की परवरिश अच्छी नहीं हुई हुई फॉर श्योर। 2 भाई एक-दूसरे से इतनी नफ़रत करें और स्पेशली बड़ा भाई छोटे से इतनी नफ़रत, इतनी जलन करे, मतलब ये रुबाब से शादी से पहले भी माँ बहुत फ़ेवरेटिज़्म करती थी और सारा फ़ेवरेटिज़्म अदील की ही तरफ था। तो ये जो हो रहा है एक्चुअली, जो इन दोनों की लड़ाई हो रही है ना, द पेरेंट्स हैव नॉट रेज़्ड देयर सन्स वेल एट ऑल। इतनी लड़ाई बच्चों में। और हाँ, एक और चीज़ हुई है, मुस्तफ़ा का एक गेम अप्रूव हो गया है, व्हिच मीन्स दैट ही विल, वो कहता है कि मैं जितना अर्न कर रहा हूँ उससे 70 गुना ज़्यादा शायद कहता है मैं अब अर्न करूँगा अगर ये गेम एक्सेप्ट हो गया और ये प्रोजेक्ट ऑन द मूव हो गया। तो मे बी हम अनकरीब देखेंगे कि मुर्तज़ा विल बिकम दिस बिग बिज़नेसमैन, दिस बिग टेक विज़ गाय। क्या एंड में शायद यही हो कि वो बहुत सक्सेसफुल हो जाए। और शर्जीना उसके साथ-साथ है। हम ये भी देख रहे हैं कि शर्जीना की माँ-बाप जो हैं वो, उन्हें पता है कि उसके घर में गड़बड़ है। ये एक टेंजेंट है, एक साइड स्टोरी है जो चल रही है कि पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हैं कि एक तो लूज़र से शादी हो गई, दूसरा ससुराल में सख्तियाँ हैं, रुबाब है। तो ये भी आहिस्ता-आहिस्ता बिल्डअप होगा। बट रियली इंटरेस्टिंग, इतना लंबा एक सीन है जिसमें वो मुख्तलिफ़ कमरों की तलाशी ले रही है रुबाब, और एक सिल्क काफ्तान पहनकर वो सारी तलाशियाँ ली जा रही हैं। वेरी डिफ़िकल्ट क्लोथ्स टू वेयर व्हाइल डूइंग सो मच वर्क, बट खैर नईमा बट कैरीज़ इट ऑफ वेल। जब रुबाब पैसे चुराती है, वो जहाँ से चुराती है दरवाज़े इतने क्रीक कर रहे हैं इस घर के। पहले क्रीकी बेडरूम डोर वो खोलती है, फिर वो मुख्तलिफ़ दरवाज़े खोलती है और चाबियाँ ढूँढती है, चाबी मिल जाती है। फिर अलमारी को चाबी से खोलती है, अलमारी भी इतना क्रीक करती है, फिर सेफ़ खोलती है, पैसे लेती है, सब वापस बंद करती है। इतना शोर मचाती है, हील्स पहन के सब कर रही होती है, फिर भी इस घर में किसी को पता नहीं चलता। तो ये मैंने सोचा कि क्यों नहीं पता चलता, लेकिन ज़ाहिर है कहानी आगे कैसे बढ़ती अगर पता चल जाता। सो रियली गुड स्टोरी, एंड आई एन्जॉयड नईमा भट्ट्स परफॉर्मेंस ऑल्सो। फ़हाद मुस्तफ़ा जिस तरह वो रुबाब से लड़ता है कि नहीं जाएगा कोई हमारे कमरे में, फिर अपने बाप से शिकायत करता है, बहुत नेचुरल होता है। एंड मैं बार-बार कह रही हूँ नेचुरल, आई नो आई एम यूज़िंग द वर्ड नेचुरल अ लॉट टू डिस्क्राइब एक्टिंग, बट वाक़ई फ़हाद मुस्तफ़ा की इतनी एक ब्यूटीफुली डन परफॉर्मेंस है, एफर्टलेस जिसे कह सकते हैं वो है। और वाक़ई लगता है कि वो वही लड़का है जो ये कह रहा है, जिससे गुस्सा आ रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग कास्ट ऑफ कभी मैं कभी तुम, वेरी गुड स्टोरी, इतनी जल्दी-जल्दी मूव भी कर रही है। बहुत ही मज़ा आ रहा है देखने में, एंड आई ऑलवेज़ वेट फॉर द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। दिस ड्रामा इज़ अ मस्ट वॉच थ्रू एंड थ्रू, 5 out of 5. That's it for this week. I'm yet to watch Bismil. I mean, I've been watching it, but पीछे हूँ मैं कुछ episodes. I want to talk about that also the next time we meet. And I was just thinking, I've given such high ratings to most of the dramas, लेकिन literally इतनी variety ड्रामों की और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ आजकल चल रहे हैं कि पूरा वीक ही एक टीवी वॉचिंग एक्स्ट्रावेगेंजा होता है. Till next time.